बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मैं हूं अब्दुल हसीब खान। और आज बात करेंगे मुबैना मगविया लड़की केस की, जो मॉडल कॉलोनी से अपनी मर्ज़ी से गई या वरगला के ले जाया गया। जो भी मामला है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। आज क्या हुआ? आज चालान जमा कर दिया गया है पुलिस ने, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। उस चालान में क्या-क्या है और इस पे ये केस क्या रुख़ इख्तियार करेगा, किस तरफ जाएगा? मज़ीद पेचीदगियाँ होंगी, केस सुलझने की तरफ जा रहा है या मज़ीद उलझ रहा है, इन सब पे बात करेंगे। हसीब, क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया अरमान साबिर साहब। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये आपकी और हमारी राय में तो हमें तो ये लगता है कि ये केस मज़ीद उलझने जा रहा है। क्योंकि आज जो कुछ हुआ, प्रोसिक्यूशन ने ज़्यादती की दफ़ात यानी 375 पीपीसी का सेक्शन जो है वो चालान में ऐड कर दिया। पुलिस ने जो पहली अगस्त को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में जमा लेकिन करवाई ये थी। ये ऐड किस बुनियाद पे किया है? कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई टेस्ट हुआ है? देखिए, देखिए, ज़िना की आम तौर पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो होता है, वो ज़िना की दफ़ात उस वक़्त ऐड की जाती हैं जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट कहते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हो चुका है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तफ्तीशी अफ़सर ने एक दरख़्वास्त लगाई थी, हुँ, हुँ। दरख़्वास्त मुस्तरद हुई। जो वालिद हैं उन्होंने सेशन अदालत में चैलेंज किया, वहाँ से दरख़्वास्त मुस्तरद हुई और अब ये मामला सिंध हाई कोर्ट में है और सिंध हाई कोर्ट में अब क्या होगा, सूरत-हाल तब्दील हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ अरमान साहब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कहा कि पुलिस ने ये चालान में सेक्शन जो है वो 375 का किस बुनियाद पे हुँ। शामिल किया। मेडिकल लीगल तो नहीं हुआ, ठीक है? अब मुझे नहीं समझ में आता कि प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद अब प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो बिल्कुल एस्टेब्लिश ठीक है। करे। जो सेक्शंस लगाए हैं, वो किस हद तक मेंटेनेबल हैं। रेप का सेक्शन आपने ऐड किया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन ख़त्म किया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन ख़त्म होने से केस थोड़ा-सा जो है वो ज़हीर के हक में जा रहा था। लेकिन रेप का सेक्शन ऐड होने के बाद एक खिचड़ी बन गई है। हुँ। हुआ ये है कि आज भी जब चूँकि जो पहली तारीख की पहली अगस्त को पुलिस ने एक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई थी, तफ्तीशी अफ़सर जो थे और उस प्रोसिक्यूशन उसमें पेशरफ्त रिपोर्ट में उन्होंने 2 सेक्शन हटाए थे, जिसमें से एक ज़्यादती का सेक्शन था और एक कम उम्र बच्चे के अगवा का सेक्शन था। ये 2 सेक्शन हटाए थे और उसके बाद जब ये चालान जमा हुआ है, तो हमारी सोर्सेज़ हमें ये कन्फर्म कर रही हैं कि जब पुलिस के पेश करदा चालान में ये दोनों दफ़ात शामिल नहीं थी। ठीक है। प्रोसिक्यूशन ने स्क्रूटनी की और स्क्रूटनी के बाद ये ज़्यादती के सेक्शंस जो हैं, ये इसमें शामिल करवाया गया है या प्रोसिक्यूशन की जानिब से शामिल किया गया है। हुआ ये है कि आज जब चालान पेश होना था जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, लेकिन उससे कबल ही जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने चालान को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जो है, जो कि स्पेशली एक डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उस अदालत में वो चालान वहाँ पर पेश किया गया। अदालत ने चालान का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद तफ्तीशी अफ़सर को वापस किया है और उनको हिदायत जारी की गई कि ये चालान जो है वो आप जो कंसर्न अदालत जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है, आप उसमें ये चालान जमा करवाएँ। चालान वहाँ जमा हो गया है, अब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला करना है कि ये जो रेप का सेक्शन है, ये मेंटेनेबल है या नहीं? ठीक है। क्योंकि अगर ये मेंटेनेबल है, तो ये केस फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट जो है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और अगर अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट समझते हैं कि इस मरहले पर अभी जो है वो बगैर किसी होमवर्क के रेप का सेक्शन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि रेप सेक्शंस को मेंटेन करने के लिए आपके पास कम से कम मेडिको लीगल मुआयना बिल्कुल सही बात है। है, ये ज़रूरी है। मेडिको लीगल मुआयना हुआ नहीं और उसकी वजह जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे, उनके तहरीर हुक्मनामे में भी ये थी कि उनका ये मौक़िफ़ है कि इतनी ताख़ीर से मेडिको लीगल करवाने से केस पर असर नहीं होना क्योंकि डीएनए एक्सट्रैक्शन का टाइम ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। इस मरहले पर मेडिको लीगल मुआयना सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लड़की है, जो बच्ची है, उसके लिए बाइस नदामत और बाइस शर्मिंदगी होगा। और ये बातें जो भी इस वक़्त हम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स की बुनियाद पर हो रही हैं। ना इधर की साइड ली जा रही है और ना इधर की साइड ली जा रही है। क्यों? सिर्फ़ ऐसा ही है ना, बिल्कुल, हम हमारी बिल्कुल कोशिश तो यही फैक्ट्स की होती है। बुनियाद पे जो कानूनी नुकात हैं, हम सिर्फ़ उनको उठा रहे हैं कि ये नुकात इस वक़्त जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं या जो मुद्दे के वकील कर रहे हैं या केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पर कानूनी मामलात किस तरह से हो सकते हैं और केस किस तरफ जा रहा है, वो किसके हक़ में जा रहा है, हमें इससे कोई कतई नज़र हम बात कर रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब
चालान जो है वो पेश तो किया जाना था ट्रायल कोर्ट में, ये पहले क्यों लेके चले गए वहाँ पर? देखें इसमें कानूनी तरीका है। ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021 में एक कानून पास किया गया था और उस कानून के तहत जिस कानून को एंटी रेप एक्ट भी कहा जाता है। ये कानून जो है वो उस कानून के बाद जो कानून जो आपके सीआरपीसी है यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी उसके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई। इसके साथ-साथ रेप के केसेज़ के लिए एक ज़ाब्ता-ए-ख़िलाक़ भी बनाया गया। और उसके लिए एक मख़सूस अदालतों को जो है वो मुतय्यन किया गया उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों को पाबंद किया गया कि अदालतें 4 माह के दौरान जो है वो फ़ैसला करेंगी और उसके बाद अदालतों को भी जो है वो पाबंद तो किया गया लेकिन साथ-साथ वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो ज़ाब्ता-ए-ख़िलाक़ है वो भी लागू किए गए जिसमें जिस तरह से ये है कि आप किसी भी विक्टिम का जो है वो शनाख्त आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। तो ये आप उनकी जो है वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी तस्वीर नशर नहीं कर सकते। ठीक है। इसके साथ-साथ जो आपके विटनेस होते हैं इस केस में, यहाँ इन अदालतों में ये भी जो है वो कोशिश की जाती है कि आपके विटनेस प्रोसिक्यूशन के विटनेस और मुल्ज़िमान इनका आमना-सामना भी ना हो क्योंकि इनकी फिर इन अदालतों के अंदर वेटिंग एरियाज़ भी अलग अलग बने होते हैं। फिर जो अगर बच्चों वाले केसेज़ होते हैं तो उनके लिए कुछ प्ले एरिया टाइप के भी कुछ ना कुछ बना हुआ होता है। तो ये इन तरह की कोर्टों को क़याम का मकसद ये था कि जो ज़्यादती और ख़ुसूसन बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती के जो है इन केसेज़ को आम केसेज़ या आम कोर्टों से हट के चलाया जा सके ताकि बेहतर माहौल के अंदर जो मुतासरा फ़रीक है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और उसका फ़ैसला भी जल्दी आ जाए। बिल्कुल। तो अब ये केस कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, आज जो कुछ कार्रवाई हुई कि ट्रायल जो कोर्ट थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहाँ चालान नहीं पेश किया गया और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, वहाँ चालान भेजा गया और वहाँ से वापस उसी कोर्ट में आया। बिल्कुल ठीक है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला करना है कि इसके अंदर जो रेप के सेक्शंस ऐड किए गए हैं, वो मेंटेनेबल हैं या नहीं। हुँ, हुँ। अगर वो अलाउ करते हैं कि जो चालान मंज़ूर कर लिया और फिर उसके बाद जो ट्रायल शुरू होना जिसे हम कहते हैं, तो ट्रायल के लिए वापस ये केस जो है वही जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट जाएगा और वहाँ पर जब ये पहुँचेगा, तो फिर वहाँ पर दोबारा स्क्रूटनी होगी और फिर वो ये फैसला करेंगे कि जी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, वो ठीक है। अगर नहीं है, तो फिर वो केस वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आएगा। लेकिन इस पूरे मरहले के अंदर आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम भी जो है वो महीना, डेढ़ महीना निकल जाएगा और केस मुझे नहीं लगता कि कोई केस में कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी और केस वापस इसी इसी जिस स्टेज पर हम अभी खड़े हैं, केस वापस इस स्टेज पे पहुँचेगा। केस वापस इसी स्टेज पे पहुँचेगा, यही राय जो आम तौर पर जो कानून को देख रहे हैं इस वक़्त, जो इस केस को देख रहे हैं लोग, अगर अनबायस्ड होके देखा जाए, तो राय यही बनती है कि इस केस में चूँकि जो दफ़ा लगाई गई है, वो बगैर मेडिको लीगल की लगाई गई है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर बुनियाद होती तो शायद ये केस आगे बढ़ता और इसमें कोई चांसेस होते हैं कि हाँ, इसकी बुनियाद है और इस पे जो है वो आर्गुमेंट किए जा सकते हैं और ये केस आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है और बुनियाद के बिल्कुल। बगैर जो है वो दफ़ा लगाई गई है। तो अब ये केस से डिले होगा, जैसा कि हसीब ने कहा कि ये हम महीने डेढ़ महीने बाद फिर आके इधर ही इसी पोज़ीशन पे खड़े होंगे और फिर यहाँ से आगे केस किस रुख कौन सा रुख इख्तियार करता है, फिर वो देखेंगे मज़ीद। अच्छा, इसमें आपको थोड़ी-सी एडिशन मैं ये भी कर दूँ कि आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में 2 दरख्वास्तों पर फैसला आना था, जो अदालत ने गुज़िश्ता समात पर फैसला महफूज़ किया था। उसमें से एक दरख्वास्त है ज़हीर की मुलाकात बिल्कुल ठीक और है। दूसरी जो एप्लीकेशन थी वो थी 164 के बयान के रिकॉर्ड के हवाले से। लेकिन चालान के अंदर जो है सेक्शन ऐड करने के बाद यानी चालान पेश होने के बाद फ़ौरी तौर पे ये हुआ कि जो 2 दरख्वास्तों पे फ़ैसला आना था वो अगली समात तक मौख़र हो गया है। क्योंकि अदालत भी जब कोई डॉक्यूमेंट उनके पास पहुँचता है तो वो उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ने के बाद और उसको समझने के बाद फिर एक राय कायम होती है और उस राय के बाद फिर उस दीगर दरख्वास्तें होती हैं, उन पर फ़ैसला आता है। तो अब फ़ौरी तौर पे हुआ ये कि चालान आ गया और वो दरख्वास्तें जो है वो पेंडिंग पे चले गईं। अब देखें 20 तारीख पर क्या होता है और चालान लेकिन का ऐसी फ़ैसला क्या होता है। मुलाकात का मतलब ये अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती है, तो ये तो फिर कोर्ट्स का मिज़ाज का पता चलेगा ना कि केस कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं लेकिन क्योंकि जो वालिद हैं, उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त लगाई गई थी और वो दरख्वास्त तो बेसिकली तफ्तीशी अफ़सर की तब्दीली के लिए थी। हुँ, हुँ। चौथे तफ्तीशी अफ़सर को भी वो चाहते हैं कि तब्दील किया जाए और कोई डीआईजी रैंक का नया तफ्तीशी अफ़सर जो है वो लगाया जाए। लेकिन उस दरख्वास्त के अंदर भी अदालत से जो प्ले की गई है, वो इस्तदा यही की गई है कि जब तक इस दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं आता, तब तक मुलाकात को रोका जाए।
ठीक है, ठीक है। ठीक है? तो वो हाँ, ये हम लेकिन ये क्या कोई कनेक्शन बनता है इसका? कानूनी तौर पर तो देखेंगे कोई चीज़ ऐसे कनेक्शन नहीं बनता। इसी वजह से हमने देखा कि उनकी जो फौरी तौर पर रिलीफ़ की इस्तदा थी, वो अदालत ने मंज़ूर नहीं की। उन्होंने कोशिश यही की थी कि किसी तरीके से उनको स्टे ऑर्डर मिल जाए और अदालत जो है वो इस एप्लीकेशन पर फैसले तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उनकी दरख्वास्त पर मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला करने से रोके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कोर्ट का एक अपना प्रोटोकॉल होता है कि जब तक वो फ़रीक़ैन को सुन नहीं लेते या कुछ ऐसा क्लियर कट केस होता है तो उसमें तो स्टे ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन इस तरह के केसेस में दोनों फरीक को सुनने के बाद ही कोई फैसला सामने आता है। दोनों फरीक को सुनने के बाद ही कोई फैसला सामने आता है। ये केस अभी मज़ीद उलझाव का शिकार होता जा रहा है, सुलझने के बजाय। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स, हसीब का चैनल इट्स बीन अ व्हाइल इट्स बीइंग अ अ व्हाइल, व्हाइल। ये भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा हमारे वीडियोस जो पुरानी वीडियोस हैं, इससे पहले की जो वीडियोस हैं, उसको भी अगर आप चाहें तो हमारे चैनल्स पे आके देख सकते हैं। अगली व्लॉग में फिर दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।